चुनाव आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर चुका है। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा और तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसमें 10 सीटें शामिल की गई हैं। चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 14 सीट पर मतदान होगा। छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी और सातवें और अंतिम चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो तारीखों का ऐलान है लोकसभा चुनाव की वो कर दिया है और अब फैसला लिया गया है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, जहां पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो यहां पर 8 सीटों को शामिल किया गया है मतदान के लिए। तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 14 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे चरण में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और सातवें और अंतिम चरण में 13 सीटें शामिल की गई हैं, जहां पर वोटिंग होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होगी, जहां तमाम अलग अलग फेजेस में अलग अलग सीट्स रखी गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट्स जो है वो रखी गई हैं पहले चरण के लिए। 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण के लिए रखी गई हैं। यहाँ पर पहले चरण में वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 8 सीटें हैं जहां पर मतदान किया जाएगा। तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जहां पर 10 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी और 13 सीटों पर जो चौथा चरण है उसमें वोटिंग की जाएगी। 14 सीटों पर पांचवें चरण की वोटिंग होगी। वहीं 14 सीटों पर छठे चरण की वोटिंग होगी। 13 सीटों पर सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग होगी। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीट्स का वो किया गया है, यानी कि 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं वहां पर कितने चरणों में चुनाव होने हैं, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, कौन से चरण में कहां पर चुनाव होगा, इसका चयन भी कर लिया गया है। और कानपुर से हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी, सहारनपुर से हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, आपके पास आते हैं, सबसे पहले जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है तारीखों की, जो ऐलान किया है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके का माहौल इसके बाद देखने को मिल रहा है? ये देखिए, चुनाव एक पर्व है और पर्व की तरह जैसे कहा हैगा चुनाव आयोग ने कि सटीक तरीके से लिया चाहिए। अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो ये 7 चरणों में जो है चुनाव होना हैगा पूरे देश में। ये 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई और 25 मई और 7वां चरण जो है वो 1 जून को होगा। और 13 अप्रैल को जो है विधानसभा के चुनाव भी है उड़ीसा में, तो 13 तारीख को जो है वहां पर विधानसभा चुनाव होगा। और उसके बाद अगर काउंटिंग की हम बात करते हैं तो 4 जून को जो है वो काउंटिंग होनी है। अगर हम बात करते हैं कानपुर की, अगर हम बात करें तो कानपुर में जो है वो 13 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा। और मतदान के लिए अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो अभी तक जो सीटें हैं वो भाजपा के पास ही है कानपुर में। और अब जब से कांग्रेस के नेता अजय कपूर ने जो है यहाँ पर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, और भाजपा को ज्वाइन करने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अभी तक भाजपा ने कोई टिकट भी अभी घोषित नहीं किया है किसी को, सिर्फ एक देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया है। लेकिन कानपुर की सीट जो है जहाँ से सांसद सत्यदेव पचौरी यहाँ से थे, अभी तक किया नहीं गया। लेकिन अजय कपूर के जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, सचिव भी थे और 3 बार से विधायक भी कांग्रेस से, तो उनका भाजपा ज्वाइन कर लेने के बाद से समीकरण जो है यहाँ के थोड़े अजीब टाइप के हो गए हैं, थोड़े गड़बड़ा गए हैं। अब यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब टिकट किसको मिलता है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो भाजपा का ही यहाँ पर कब्जा था और भाजपा का यहाँ पर कब्जा रहा है सीट पर। आगे भी जिस तरीके के यहाँ समीकरण दिखाई दे रहे हैं उस पर भी भाजपा ही अपनी पकड़ बनाएगी। अच्छा इब्ने, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, क्योंकि 80 सीट लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में इंडिया गठबंधन का कितना असर कानपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन से ये है कि अभी मेयर का चुनाव हुआ था और मेयर में जो यहाँ से वंदना मिश्रा और वंदना वाजपेयी लड़ी थी, जो यहाँ से अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक भी हैं, तो उनकी पत्नी यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ी थी, लगभग 2.5 लाख वोट पाई थी। तो अगर बात की जाए कि इंडिया गठबंधन हो जाने, जो इंडिया गठबंधन है, अगर कांग्रेस का यहाँ से प्रत्याशी लड़ता है तो कांग्रेस का वोट और प्लस जो ये समाजवादी का वोट है, अगर ये सब मिलेगा, इससे समीकरण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ा भी सकते हैं। इसी वजह से ही
भाजपा ने जो सबसे बड़ा काम किया यहाँ पे, अजय कपूर को जो है वो भाजपा में इसीलिए ज्वाइन करा लिया है ताकि जो कांग्रेस के जो वोटर हैं कम से कम वो जो है भाजपा की तरफ ही जाएं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अपने हमारे साथ योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। योगेश, अगर बात करें सहारनपुर की, तो जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? राजनीतिक हलचल किस तरीके की देखने को मिल रही है? हाँ देखिए दीपा, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर की बात की जाए तो क्योंकि पहले चरण में सहारनपुर को चुनाव के लिए रखा गया है और पहले चरण में सहारनपुर में चुनाव होना है, तो ऐसे में राजनीतिक दलों में काफी हलचल तेज हो गई है क्योंकि समय सिर्फ 1 माह का मिलेगा और 1 माह में सभी तैयारियां भी करनी है, नामांकन भी करना है, रूठों को मनाना भी है, लोगों के बीच जाना भी है, संपर्क भी करना है और लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी करनी है। इसी बीच कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि गठबंधन के साथ चल रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नामांकन की घोषणा होनी है, उनको अपने जो कैंडिडेट है वो मैदान में उतारने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो अभी जो है उनमें काफी हलचलें तेज हो गई है क्योंकि पहला चरण है, तो ऐसे में समय जो है 1 माह ही मिलने वाला है, तो ऐसे में उनको हलचलें तेज हो गई है। सहारनपुर की बात की जाए तो क्योंकि सहारनपुर की नंबर 1 एक सीट मानी जाती है लोकसभा की, तो सहारनपुर में अभी तक जो है जो सत्ताधार पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना नामांकन जो कैंडिडेट है वो घोषित नहीं किया है, जबकि भाजपा की 2 सूची जारी हो चुकी है, लेकिन सहारनपुर में भी अभी अंजसमस चल रहा है कि कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए ताकि वो जीत हासिल कर सके। तो वही इंडिया गठबंधन भी अभी जो है सोच विचार में है कि सहारनपुर में किसको उतारा जाए। वही दूसरी अगर बात की जाए तो किराना लोकसभा एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, उस पर तमाम जो विदेशी मीडिया होती है उसकी भी नजर रहती है, विदेशी लोगों की नजर रहती है कि किराना में किसका जो सत्ता कौन जीतता है। तो ऐसे में वहां पर मौजूदा सांसद जो है उन पर दाव बीजेपी ने खेला है, तो ऐसे में उनकी भी हलचलें तेज है, लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है। वह जो पार्टी कार्यालय के जो उद्घाटन है उनको कर रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है। तो ऐसे में हलचलें तेज हैं और लिहाजा जिस तरह से अभी 3 बजे जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ कर दिया है कि जो अब ये 7 चरणों में चुनाव होने हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच रहेगा और सभी जो राजनीतिक दल है उनको साफ कर दिया है कि कितना खर्चा करना है, कितना क्या रहेगा, कैसे उन पर निगाहें रहेंगी और लोगों के बीच क्या लुभावने वादे वो करेंगे उस पर भी नजर रहेगी। कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन ने भी सारी स्थिति साफ कर दी है और लोगों जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी हलचलें तेज हैं। जी बिल्कुल योगेश, आपने यहाँ पर मनी की बात की, पैसे का किस तरह से खर्च होना है ये इलेक्शन कमिश्नर ने बता तो जरूर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेट अमाउंट होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा उससे ज्यादा ही एक्सीड करता है तमाम कैंडिडेट्स का जो बजट है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाने का प्रयास इस बार किया जाएगा प्रशासन द्वारा? देखिए इलेक्शन कमीशन के पास अपना खुफिया विभाग होता है, तमाम जो खुफिया तंत्र के लोग होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो लोग समय समय पर जो है जो सभाएं होती हैं, जो राजनीतिक दलों के बीच जो जाकर लोग अपने जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन लोग के लोग जो है वो उस बीच में हिस्सा बनते रहते हैं, समय समय पर उनकी जांच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह के खर्चों की जो है जारी बताया गया है कहीं उससे अधिक खर्चा तो नहीं किया जा रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीजों पर रोक लगाई है वो उन चीजों का वितरण हो रहा है। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं खुफिया विभाग जो है बड़ा एक्टिव है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है खुफिया विभाग को कहीं ना कहीं जारी कर दिए गए हैं, तो वो अपना एक्टिव मोड पर रहेंगे। और अगर इस तरह की कहीं पर देखी जाती है कि अगर अधिक मनी की खर्च की जाती है, अधिक पैसा खर्च किया जाता है, लुभावने कुछ ऐसी चीजें की जाती है जिनको प्रतिबंधित किया गया है और वो भी वहां पर जो है कैंडिडेट्स बांटते नजर आते हैं, तो उन पर निश्चित तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन कार्रवाई भी करेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया है। दिव्या बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। इब्ने, अगर बात करें कानपुर में चुनावी माहौल क्या कहता है, क्योंकि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो तमाम अपने किए हुए कार्य गिना रही है, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से पीछे नहीं हट रहा है। तो जनता का क्या मूड नजर आ रहा है इस बार? क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन में कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं या फिर हम अगर जनता की बात करते हैं तो जनता तो देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके बाद से जो वोट बैंक था और उसमें इजाफा ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, उनका वोट बैंक कहीं से कम नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो इस गठबंधन में जिस तरीके से पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की बेस की है, जहां पर MY फैक्टर भी काम करता है, चलता है, तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो वहां के जो रिजल्ट आएंगे हो सकता है वो रिजल्ट चौंकाने वाले जरूर हों। लेकिन अगर हम माहौल की बात करें तो अधिकतर जो अगर कानपुर हम शहर खाली
यहाँ की बात नहीं करते, लेकिन जितने भी हम अगर सिटी की बात करते हैं, सारे ही शहरों में अगर देखा जाए तो भाजपा का जो है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीटें शहरों से जीती थी। हाँ, गाँव में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है, जिसके लिए भाजपा, अगर हम भाजपा पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं और जिस तरीके से मैनेज करते हैं उस तरीके से जो है उनका चुनाव जो है इसी वजह से सामने देखने को मिलता है। अभी जैसे प्रधानमंत्री भी 370 के पार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पर बात कर रहे हैं कि पहले तो इतनी सीटें आई नहीं थी, अब ये सीटें इनकी इतनी कहाँ से आएंगी जो 400 पार का नारा लग रहा है। बहरहाल इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने काफी सेक्रीफाइस किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही कम सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ होने से उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलता जरूर नजर आ रहा है। और अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है, अभी अभी हमारे कानपुर में यहाँ पर जिला अधिकारी जो चुनाव आयुक्त हो गए हैं, उन्हीं ने अभी अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं ने भी बताया कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी और जिस तरीके से पेड न्यूज कल जो न्यूज छपती है अखबारों में, तो वो पता चल जाती है कि ये किस तरह की खबर है और किस तरह की खबर नहीं है। तो इस पेड न्यूज के ऊपर भी वो नजर रखेंगे, सोशल मीडिया पे भी नजर रखेंगे और पैसा, पावर और मसल्स पावर इन सब पे नजर रखेंगे और किसी को भी इसमें जो है गलत करने का कह रहे हैं बिल्कुल भी अवसर नहीं देंगे। और अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग ने भी जो है जनपद में प्रति जो विधानसभा है वहां पर एक पिंक बूथ जो है वो स्थापित करने की बात कही है और जनपद में एक पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज बूथ, दिव्यांग सहायक बूथ, इसके बनाने की बात करी गई है। अगर बात करते हैं जनपद में 2 युवा मैग्नेट बूथ स्थापित किए जाएंगे, इसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और प्रति विधानसभा एक मॉडल बूथ भी स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा चुनाव आयोग ने तैयारियां कर ली है और कानपुर में भी अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी ने पूरी तैयारियां कर ली है और जैसे ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव खत्म हुई है उसके बाद यहाँ कानपुर में जिलाधिकारी ने कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं ने भी अपनी तैयारियों का जो है पूरा ब्यौरा हम लोगों के सामने रखा। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। योगेश, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर समीकरण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कानपुर की हमने बात की, अगर सहारनपुर की बात की जाए, यहाँ पर खुला जो कंपटीशन है वो बेशक इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा माना जा सकता है कि बसपा भी कहीं रोल में आएगी कभी? देखिए दिव्या, जिस तरह से देखा जाए कि सहारनपुर जो है पिछले 2019 में भाजपा जो है वो हार गई थी क्योंकि राघव लखनपाल वहां से मौजूदा सांसद थे, उन्हीं पर जो है फिर से दाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने खेला था। तो ऐसे में जो है उनको फिर वहां पर जो है बसपा के सांसद जो बने थे हाजी फजलुर रहमान ने उन्हें हरा दिया था, बसपा से वो कैंडिडेट थे। तो ऐसे में क्योंकि सहारनपुर जो है मुस्लिम गढ़ माना जाता है, वहां पर जो शेड्यूल कास्ट है वो भी एक जो है गढ़ माना जाता है, तो उनका समीकरण जो बनता है वही जीत का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं कोई भी सीट को पाने के लिए भाजपा जो है एडी से सर का जोड़ लगाने पर जुटी हुई है। और वहीं कैराना लोकसभा की बात की जाए तो क्योंकि ये भी एक और सीट मानी जाती है जिसको जो है हार के बाद छीना गया था, 2014 में ये सीट भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन जो वहां से सांसद थे कैराना सांसद हुकम सिंह जी, उनके स्वर्गवास के बाद उपचुनाव हुआ था जिसमें जो है सपा की जो थी उसके खाते में चली गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है 2019 में वहां से सांसद प्रदीप चौधरी ने हासिल की थी, लेकिन एक बार फिर उन पर दबाव लगाया गया है। इंडिया गठबंधन और जो है भाजपा के बीच ही ये मुकाबला होता नजर आ रहा है। किराना पर तो भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, वही इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, तो वहां से उन्होंने जो है इकरा हसन को मैदान में उतारा। लेकिन बसपा ने अभी तक किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। हालांकि बसपा कह रही है कि लगातार कि हम जो है स्वतंत्र लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मैदान में उतारते भी हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो वोट गठबंधन के दौरान उनके पास में जा सकती है, वो अगर बसपा वहां पर मैदान में अपने कैंडिडेट को उतारती है तो कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक पर जो खासा असर पड़ेगा वो जो है इंडिया गठबंधन के पड़ेगा। तो इससे ये कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता मिलेगा। और अगर वहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में भी अगर वो अपने कैंडिडेट मौजूदा सांसद को उतारते हैं या अन्य किसी पर दाव खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बसपा का सीधा सीधा फायदा वो जो है भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूती से जिस तरह सामने आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वहां बसपा साथ नहीं होती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।